एक वरिष्ठ आईपीएस जो योगी सरकार में रहते हुए भी कई ऐसे काम किए हैं जो जिसकी प्रशंसा की जाती है, उन्हें आज घसीट कर जिस तरीके से ले जाया गया, कैसे देख रहे हैं? निंदा नहीं, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद है कि एक इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर के साथ आप इस तरह का गंदा व्यवहार कर रहे हैं। और अफसोस इस बात की है कि ये सारी चीजें उस समय हो रही हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लगातार ये कमेंट कर रही है कि पुलिस जो सरकार है, सरकार के हाथों की कठपुतली बन के काम करती है, उनके लिए काम करती है, बेगुनाह लोगों को फंसाती है और जो गुनहगार हैं उनको खुला साफ छोड़ देती है और गंभीर अपराधों में फंसाती है। उस समय जिस समय ये टिप्पणी की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब टिप्पणी की जा रही है, उस दौरान ये सारा नंगा नाच पुलिस का और उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। और यहां तक कि कल अगर आप देखें तो न्यूज में जिस तरह से देखा गया है, न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं श्री मदन बी लोकुर, जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बहुत ही अच्छे जज रहे हैं, उन्होंने कल जब ये कमेंट किया है, उसमें न्यूज में मैंने देखा है कि जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हाल है या उत्तर प्रदेश सरकार का जो हाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 119 फर्जी जो मुठभेड़ हैं वो दिखाए हैं, फर्जी एनकाउंटर दिखाए हैं और सबके सामने हैं और वो ठोको नीति के तहत ये सब कुछ किया गया। उसी समय आपके सामने आता है कि एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को एक ऐसे मुकदमे में, मैं समझता हूं अगर कोई ऐसी बात थी तो बहुत पहले करना चाहिए था, तब तो किया नहीं कुछ भी। आज उस व्यक्ति को आप घसीट कर ले जा रहे हैं, उसको आप चप्पल तक नहीं पहनने दे रहे हैं। क्या वो भाग जाएगा? वो आईपीएस ऑफिसर है, कोई गुंडा बदमाश तो है नहीं कि वो घर छोड़ के भाग जाएगा, शहर छोड़ के भाग जाएगा या किसी को डराने धमकाने की कोशिश करेगा, सबूतों को बिठाने की कोशिश करेगा। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। उसके साथ जो ये व्यवहार किया जा रहा है, इससे सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकते हैं आप कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी है, पुलिस उसके साथ क्या व्यवहार करती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो क्या ये भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से अमिताभ ठाकुर ने कहा कि हम योगी के खिलाफ गोरखपुर या जहां भी वो चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे, तो ये भी कहा जा सकता है कि योगी जी जो है, योगी सरकार है, वो जानबूझकर इस तरीके का काम कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से ये कारण हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं भारत में तो ऐसा कोई नहीं है जो आईपीएस अमिताभ ठाकुर को नहीं जानता हो। और निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सरकार में रहते हुए उन्होंने सवाल उठाए हैं, तो हर कोई जानता है उनको और मानता है कि वे ईमानदार व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति इस तरह से हिम्मत रखता है कि सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। एक ये कारण हो सकता है। और इसके पीछे जो मेन कारण है, जो मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, ये सारे के सारे लोग डरते हैं, अंदर से बहुत डरे हुए लोग हैं और वो डरते हैं सच के सामने आने से या किसी सच्चे व्यक्ति से, या सच्चा व्यक्ति अगर सामने खड़ा हो जाए आपके और दुनिया को सच दिखा दे, आपकी गंदगी जितनी है उसको सामने ला दे, आपके द्वारा किए गए अन्याय और अत्याचार को सामने ला दे, उन व्यक्तियों से घबराती है। और उनके लिए ये सिर्फ यही है कि ये गुंडागर्दी जिस तरह से सरकार करती है, झूठे मुकदमे बनाओ और झूठे मुकदमे बनाकर व्यक्ति को जो है जेल में बंद कर दो आप। इसी तरह से अगर आप देखें, एक जो इसी मोदी सरकार ने शायद गुजरात कैडर से रहे संजीव भट्ट, एक वो भी आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने भी, उनके साथ भी जो आज वो जेल में पड़े हैं। मतलब आप जो भी बोल सकता है, और अधिकारी अगर कोई बोलने की हिम्मत रखता है, वैसे बोलता ही नहीं अधिकारी, पर फिर भी अगर कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी बोलने की हिम्मत रखता है, उसको आप झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाल दो। ये बीजेपी की जो है नीति, कायरता है बीजेपी की। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो फिर इसमें कहां दिक्कत आ गई? नहीं, अब आप देखिए कि जब जो है वो जो रिटायर्ड एक वो फौजी था, क्या नाम है उसका, तेज बहादुर, जब एक सैनिक के मैदान में चुनाव में आने से प्रधानमंत्री की टांगें कांपने लगती हैं और उसके लिए सारी जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धता बताते हुए, सारी चुनावी प्रक्रिया को धता बताते हुए जबरदस्ती उसका नॉमिनेशन
प्रधानमंत्री ने कैंसिल करवाया, ये जो सारी चीजें, जब एक उससे डर सकते हैं तो भाई ये तो आईपीएस ऑफिसर है निश्चित रूप से, जिसकी बहुत मतलब लोग जिसको जानते हैं, जिसको लोग मानते हैं, जिसको ये समझते हैं कि ईमानदार व्यक्ति है, जो हिम्मत रखता है सरकार के खिलाफ कहने की, तो निश्चित रूप से उससे डर होगा, तभी ये सारी चीजें की गई हैं। देखिए यूपी में लगता है कि उनके अनुसार, उनके डाटा के अनुसार यूपी में सब कुछ नंबर 1 रहा। अमित शाह तारीफ करते हैं कि कोरोना काल में योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जल्दी से निपट गए। तो फिर कोई है मतलब एक कहावत है, सीधी नहीं पर फिर भी इस फिट बैठेगी इस समय, जो बीजेपी वाले करते हैं कि तू चाहे कुछ भी करता रहे, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। जो स्टेट वाला है वो सेंटर की प्रशंसा करता है, सेंटर वाला स्टेट की करता। तो कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। तो यानी तारीफ भी करनी है तो अपनों की करो, चाहे वो कितनी भी कर रहे हो। किस चीज में नंबर 1 है यूपी? यूपी ना शिक्षा में नंबर 1 है, यूपी न रोजगार में नंबर 1 है, यूपी न उद्योग में नंबर 1 है, सड़कों की हालत आपसे किसी से छुपी नहीं है, गुंडागर्दी में यूपी जो है नंबर 1 है। और अगर जो वो भी उस स्थिति में है जब एफआईआर नहीं होती हैं, झूठे मुकदमे कर दिए जाते हैं बेगुनाह लोगों पर। अगर जिन लोगों पर अपराध हो रहा है, ईमानदारी से अगर वो सारा अपराध दर्ज हो जाए, उस पर केस दर्ज हो जाए, एफआईआर हो जाए, तो मैं कहता हूं आज की तारीख में जितनी स्थिति है, इससे 10 नहीं कम से कम 50 गुना यूपी अपराध में आगे चला जाएगा। पर आप देख रहे हैं कहीं एफआईआर ही नहीं होती। जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी एफआईआर नहीं होती। ये जो सारा सब कुछ है सबके सामने है। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार मानी जाती है, ठोक दो नीति की भाई वो तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर साहब कह रहे हैं कि 119 फर्जी एनकाउंटर किए गए और उनके और वो भी जो ठोको नीति के तहत किए गए, तो मैं समझता हूं जो शब्द आप बोल रहे हैं ठोको नीति, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं इसको और क्या कहेंगे। और मदन बी लोकुर बहुत ईमानदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे जज हैं, जो देश के लिए जो कर सकते हैं उसके लिए अपने दायरे में उन्होंने पूरी कोशिश की। ऐसे जज जब वो ये कह रहे हैं तो आपके जो शब्द हैं, मैं समझता हूं आप उसी का विस्तार कर रहे हैं, उसी को आप बढ़ा रहे हैं, ये ठोको नीति। लेकिन एक बात सोचनी चाहिए, एक योगी का, एक सन्यासी का चोला पहनकर आप ठोको नीति की बात कर रहे हैं। कम से कम अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या ये आपके उसी स्वरूप के अनुरूप है जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, या आपके हाथी के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। या यूं कहो कि आप बगला भगत हैं, बगला को देखा ऊपर से बहुत बढ़िया लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है और ऐसे शांत होता है, लेकिन मौका आते फट से मछली को निगल जाता है। तो यही सारी चीजें दिखाने के लिए आप बहुत खूबसूरत हो बाहर से, लेकिन अंदर से आपके दिमाग में गंदगी ही है, अंदर से आपके दिमाग में लोगों के प्रति ईर्ष्या ही है और हिंसा भरी हुई है। और कोई भी सच बोले उसकी आप जुबान बंद करना चाहते हैं, उसका गला दबाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तो माने जाते हैं, हिंदू छवि के नेता हैं, दूसरे स्टेट में उन्हें जिम्मेदारी मिलता है चुनाव को जिताने का, तो यहाँ पे उनका जिम्मेदारी दूसरे स्टेट में उसके लिए नहीं मिलता, जिताने के लिए जिम्मेदारी मिलता है कि मोदी के बाद में या अमित शाह के बाद में एक ऐसा नेता या उनके रहते हुए एक ऐसा नेता राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया जाए आरएसएस के माध्यम से, जो उसकी अपनी नीतियों के अनुकूल हो, उसकी विचारधारा को पोषित करता हो, उसको जो है बढ़ावा देता हो। इसलिए योगी को जगह जगह जो है वो किया जाता है। आपने कितनी मीटिंग देखी होंगी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में रही हो, चाहे बिहार में रही हो, या कहीं भी रही हो, योगी की मीटिंगों में सीटें खाली पड़ी होती है, कुछ भी नहीं होता है। आप ही लोगों की मैं उसमें हम लोग न्यूज चैनल्स पे हम लोग देखते हैं, आप ही लोग दिखाते हैं जाके। तो ये सब सिर्फ एक सोची समझी रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता को स्थापित करने की प्रक्रिया है आरएसएस की, और कुछ भी नहीं है कि ये जाएंगे मोदी और अमित शाह जाएंगे तो इनके बाद कौन व्यक्ति होना चाहिए। तो इतनी विफलताएं आपने गिना दी, तो फिर भी क्या लगता है योगी लहर को कोई रोक पाएगा? नहीं, योगी लहर है ही नहीं, रोकने की क्या बात है, योगी लहर ही नहीं है। आप लगातार समर्थन तो मिल रहा है, नहीं कोई समर्थन नहीं। देखिए दो तरह से समर्थन, नहीं हिंदू, देखिए हिंदुत्व के नाते जो लोग हैं मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं, आप इसके सच्चाई को जानने की कोशिश की, आपको पता लग जाएगा। जो अगर आप ये दिखा रहे हैं आप उसे दिखाइए, मतलब किसी भी व्यक्ति को कहिए कि हम कुछ नहीं, कैमरा ये साइड में रखा, अब बताओ सच्चाई क्या है। जब आपको सच्चाई पता लगेगी कि जो लोग बोल रहे हैं वो डर की वजह से बोलते हैं कि ये जो दिखाया जाएगा कहीं मीडिया में आके, और भैया कल मेरे ही खिलाफ ना होने लगे, जैसे अमित
अमिताभ ठाकुर के खिलाफ हुआ है। अब आपके सामने है कि एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ होगा तो जो साधारण जनता है वो अगर विरोध में बोलेगी, उसका चेहरा जो है पूरी दुनिया में जब चला जाएगा, उसके खिलाफ तो कुछ भी हो सकता है। फर्जी एनकाउंटर तक जब लगातार यूपी में हुए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए लोग डरे हुए हैं। डर की वजह से भी लोग सच कैमरे पर नहीं बोल रहे हैं। आप कैमरा हटा के उनसे बात कीजिए, आपको पता लग जाएगी इनकी कोई लहर नहीं है। अगर मोदी की पॉपुलैरिटी इतने डाउन आ सकती है, 43% एक झटके में डाउन, और मैं तो कह रहा हूं माइनस में है। माइनस क्योंकि 3 महीने पहले 8% थी, तो अब तो माइनस में, तो -43 होगी, प्लस का तो मतलब ही नहीं है। यही हाल योगी का है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग क्या इस बात को भूल जाएंगे जो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में गांव में लोग मरे हैं कोरोना की बीमारी से, जिन्हें ना ऑक्सीजन मिली, ना दवा मिली, ना डॉक्टर मिला, ना अस्पताल मिला, ना बेड मिला, ना वेंटिलेटर मिला? भूल जाएंगे क्या लोग? क्या गंगा में तैरती हुई उन लाशों को जो सबने देखी हैं लोग भूल जाएंगे? जो 2000 से भी ज्यादा हैं, वो किसकी लाशें हैं आप बताइए? निश्चित रूप से हिंदुओं की ही लाशें हैं वो। और किसकी लाशें हैं? तो हिंदुत्व वाली सरकार, हिंदुओं की सरकार, और हिंदुओं की लाशों की इतनी बेकदरी कि गंगा में बह रही हैं, उन्हें चील, कौवे और कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। वही हिंदुओं की लाशें हैं, चाहे उन्नाव में हो, चाहे आपके गाजीपुर में हो, और चाहे आपके इलाहाबाद में हो, जो रेत में दबी हैं, जो 4000 से ज्यादा हैं संख्या। और उनको छुपाने के लिए जिस तरह से सरकार ने उनके ऊपर रामनामी जो चादर थी उसको भी नोच लिया, कफन को भी नोच लिया, ताकि इनकी पहचान ही खत्म हो जाए। तो आप कैसे भूल जाएंगे लोग बात? मैं नहीं मानता कि लोग इस आराम से भूल जाएंगे। और जिस तरह से बेरोजगारी पूरे प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। इस तरह से क्या इसको भूल जाएंगे? जो 4.5 मतलब आप समझिए 2.5 करोड़ जो प्रवासी मजदूर है, वो उसको खाने के लिए रोटियां नहीं है, उसको रोजगार नहीं है। जो तकरीबन 3 करोड़ के लगभग किसान है, उसकी स्थिति कितनी है? गन्ने का एक रेट 4.5 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ा, 1 पैसा नहीं बढ़ा। और आज सरकार, केंद्र सरकार 5 रुपए बढ़ा के, मैं 5 रुपए दिखा रही झुंझुना, 5 रुपए। आप देखिए शर्म भी नहीं आती सरकार को। जो FPR जो बनाया गया है, फिक्स रिटेल प्राइस जो बनाया गया है, FRP, उसमें 5 रुपए, ज्यादा इतने ही योगी सरकार बढ़ा देगी। तो 285 था, 290 कर दिया, 295 हो जाएगा, ज्यादा इतना हो जाएगा। इन हालात में कैसे? और गन्ने का 16,000 करोड़ रुपया पिछले साल